नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम एक खास मुलाकात लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण। और इस मुलाकात की एक खास वजह है। गुजरात में 3 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी है, एक ऐसी वारदात घटी है जिसने पूरे देश को कहना चाहिए विचलित कर दिया है। हालांकि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में अक्सर घटती हैं। ये घटना गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके में हुई है और एक सुरेश वाघेला नाम के दलित युवक हैं। उनको 11 लोगों ने पूरी तरह से मारा पीटा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मूछें रखी हुई थी। यानी इस देश में दलितों को अपने हिसाब से मूछें रखने की भी इजाजत नहीं देना चाहता है समाज का एक तबका। हम इस तरह की घटनाएं सुनते रहते हैं। कहीं भी दलितों के घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति होती है। और कुछ समय पहले खबर आई थी तमिलनाडु में, तो एक दलित ने चूंकि अंगूठी पहन रखी थी, उसकी उंगली ही काट दी गई थी। तो तमाम तरह से जीन्स पहन ले तो दिक्कत है, किसी दूसरी जाति में शादी कर ले तो दिक्कत है। ये जो तथाकथित ऊंची जातियां हैं, उन्हें दलितों की आजादी, अपने हिसाब से जीने और खाने पीने रहने की आजादी बर्दाश्त नहीं होती है। इसका ये उदाहरण है। तो चूंकि हमारे सामने बैठे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद और उनकी भी लंबी लंबी मूछें हैं, तो आजाद साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। जी, सुरेश वाघेला भी इसी तरह की मूछें रखे हुए थे और वो खटक रही थी वहां के कुछ लोगों को, और उन्होंने उसको घर में बुलाकर मारा पीटा। अब आप चूंकि इस तरह की घटनाएं देखते रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत होती हैं, देश में भी होती हैं, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन ऐसी घटना पर क्या होता है? अगर आप फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो मुझे ये महसूस होता है कि आज भी जो है गैर बराबरी और भेदभाव, छुआछूत जो है, और वो मानसिक रोगियों वाली जो बीमारी, वो अभी भी झुकी तो लगता है कि उसमें आज भी आजाद भारत में, और जहां भारत के वैज्ञानिक जो है चांद पर चले गए, वहां कुछ लोग अभी जो हैं फिर भी मानसिक रूप से इतने बीमार हैं जो इस तरह की चीजों से माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। फिर वो अभी भी एक संदेश जो है, जातिगत संदेश, पूरी कम्युनिटी को देना चाहते हैं कि भाई ये काम तुम्हें हम नहीं करने देंगे। तो ये मैं इसकी निंदा और ये सब चीजें ये रहता है, मगर मैं चाहता हूँ कि निंदा से ज्यादा जो है ना, ऐसे मामलों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में ऐसा करने से पहले कोई 50 बार सोचे। तो एक ठोस कठोर कार्रवाई जो है, जो जिसका आधार भी है, और वो होनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को सीख मिले। तो ये तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन है। जी, SC/ST एक्ट के तहत जिन लोगों ने पिटाई की थी उनके खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई हम देख रहे हैं कि उस समय जन दबाव में की जाती है, लेकिन आगे चल के ढिलाई बरती जाती है और उनको सजा भी नहीं हो पाती है। इसलिए हौसले बढ़ते चले जाते हैं ऐसे लोगों के। तो एक तो ये जो आपने दंड की बात की, वो चूंकि हमारी न्याय व्यवस्था भी उसी पूर्वाग्रह दुराग्रह और जिस मानसिक बीमारी की बात कर रहे हैं उससे ग्रस्त है, इसलिए ये नहीं हो पाता है। तो एक तरह की घुटन इस समाज में है, दलितों में, कि हमें न्याय नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले, आप आज की बात कर रहे हैं, मगर ये 3 साल पहले भी लगभग जो है ना, ऐसी एक और घटना गुजरात में घटी थी, और ये घटती रहती है। बस जगह बदलती है, पीड़ित का नाम बदलता है, लेकिन ये मानसिक रोगियों की जो है ना सोच नहीं बदलती। और वो बेसिकली क्या है ना, वो एक वही वर्ग है जो लगातार जो इलेक्शन के समय जो है ना, इन दलितों को हिंदू होने पर गर्व करता है, और इलेक्शन के बाद जो है इनको पीट पीट के जो है पूरे सामाजिक रूप से संदेश देता है कि हम उच्च जाति के लोग हैं और आप निम्न जाति के। अगर आप मुझसे सुनना चाहेंगे मुकेश भाई, तो मैं आपसे पूर्ण जिम्मेदारी से कहता हूं कि देखिए, भारत में संविधान है, ये आजाद भारत है। ये वो भारत नहीं है जिसमें अछूतों को, शूद्रों को, दलितों को, महिलाओं को अधिकार नहीं थे। हाँ, आप बराबर के अधिकार हैं और हर व्यक्ति को अधिकार है। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, वो उसके पे बात चल रही है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि गुलामी के 100 साल से बेहतर है आजादी का, स्वाभिमान सम्मान का एक दिन।
वो कहते थे कि 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिए। ये कचोटता है और ये जुर्म जी जाति, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं। तो पूरे देश में या दुनिया में कहीं भी जब किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति पे, किसी पे भी बिना उसकी गलती के इस तरह का सामाजिक अपमान जाता है, तो ये जो पूर्वाग्रह है, ये जी उसकी भेंट चढ़ता है। उसका खामियाजा जो है ना, फिर आंदोलन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ 2-3 चीजों पे। जी सोचिए कि अगर विपक्ष में या इसके अगेंस्ट जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो अगर दलित समाज के लोग कुछ कर देंगे, तो फिर ये आएगा कि दलित वायलेंस कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा वायलेंस जो है, जब आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ डिफेंस की आजादी देता है, तो फिर ये वायलेंस जो है मेरे सही है। जब आप अपने स्वाभिमान कर पा रहे हैं, तो जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। पहली चीज तो ये है जी कि भारतीय संविधान को लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ये आज भी कुछ लोग जो हैं 50 से पहले का जो संविधान था मनुस्मृति, उसके अनुसार चल रहे हैं। ये सोच भी वही संविधान है कि भाई इनको अगर पीट दोगे तो ये तो अच्छी बात है, इस पे तो अन्याय, इस पे कोई दंड नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई न्याय नहीं मिलता, तो इसका खामियाजा भी जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट में भी जो है कॉलेजियम सिस्टम है, वहां तो एक हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि भागीदारी का मामला है, वो भागीदारी के मामले के बिना जो है ये सब चीजें हो रही हैं। जी और इस पे जो है ना एक कड़ा कानून SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट के एवज में रोज मीडिया के लोग चलाते हैं कि ये इसका दुरुपयोग होता है, लेकिन इसका सदुपयोग भी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पुलिस तो उसी सोच की बैठी है, सरकार की सोच की, और अपराधी तो अपराध लगातार कर रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि तत्काल जो है SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, लेकिन अगर आप जाओगे पुलिस के पास तो वो 60 दिन कहेंगे कि अभी तो हम जांच। तो SC/ST एक्ट से तो सामान्य मुकदमे अच्छे हैं, कम से कम उनमें जो है जांच के नाम पे अपराधियों को बख्शा छोड़ा तो नहीं जाता। तो SC/ST एक्ट हो या कोई भी कानून हो, लेकिन जब तक वो लागू नहीं होगा तो उससे कोई न्याय नहीं मिलने वाला। जी चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि ये मनोरोगी है, मानसिक रोग है, लेकिन मैं इसे मानसिक रोग से ज्यादा ये मानता हूं कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। ऊंची जातियों को लगता है कि हमारे सामने अगर दलित लोग खड़े होंगे, अच्छे से रहने लगेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो हमारा जो पकड़ है समाज में वो टूट रही है। और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो अपना वर्चस्व छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये टकराव, ये संघर्ष इसलिए भी हो रहे हैं। अच्छा, तो मैं बस मुकेश जी, मैं जानना चाहता हूँ दलित होता कैसा है? क्या वो दलित जिसको मतलब उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हों, उसके कपड़े फटे हुए हों, और उसको दाढ़ी मूछें ना हो, और वो क्या नाम फटी हुई चप्पल में, और किसी साहूकार जमींदार के घर के बाहर जो बैठा होता है, रोटी जिसको फेंक कर दी जाती है, जिसको पानी जो है वो लोटे से ऊपर से पिलाया जाता है, क्या उस दलित की बात आप तो नहीं कर रहे कि वो उस तरह के दलित की कल्पना जो है आज के समाज के लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, वो अब चाहते यही हैं कि इसी तरह के रहे लोग। देखिए सर, मैं असल में ना, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन है हमारी टीम की तरफ से, ऐसा नहीं करना है। जी ये एक कड़वी देखिए। सच्चाई है। जी ये एक कड़वी सच्चाई है कि मुझे लगता है जो लातों के भूत जो है ना, वो बातों से नहीं मानते। जी कुछ लोग मैं आपको जूते से मारना पड़ता है, हाल और की वो दो तीन जूता जो चीजें है ना बता रहा भीम हूँ। आर्मी का बहुत मजबूत है। जी, अभी मैं हाल की 2-3 घटनाएं बता रहा हूँ। 2-3 कलाकार, सिंगर भी हैं, कॉमेडी एक्टर भी हैं, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसके लिए बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन वो जानते नहीं कि ये शब्द जो हैं संविधान विरोधी हैं और दलितों का अपमान करते हैं। तो इस तरह की मानसिकता समाज में भरी पड़ी है और वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपने जो कहा ना कि क्या दलितों को इसी रूप में देखना होना चाहिए, ये जो जी ऊंची जातियां वो इसी रूप में देखना चाहती हैं। जब भी वो बदलते हैं तो उन्हें खटकता है। जी, देखिए पहली बात तो है ना, वो जो जिन कलाकारों की आप बात कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता कि वो तो जो है अपने 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 जीवन में व्यस्त हैं, और वास्तविकता में उन्हें तो शायद वो ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर कुछ लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं के लिए तो कानून की भविष्य में दोबारा कोई ऐसा ना करे, उन पर सख्त कार्रवाई हो। हम गलतियों को ज्यादा लंबे समय तक नजरअंदाज करते रहेंगे, तो मुझे लगता है, दोबारा दूसरे शब्दों में समझाता हूँ, अगर इस पे ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध कम हो जाएगा, अपराधी का हौसला बढ़ेगा और अपराध बढ़ेगा।
अगर मुनमुन दत्ता पे कार्रवाई हो जाती तो मुझे लग रहा है कि वो जो चौधरी नाम की दूसरी जो हमारी जो कलाकार थी वो शायद ऐसी बात नहीं कहती। लेकिन एक चीज स्पेशली बता रहा हूँ मुकेश जी, जी लोग एक नौजवान को पकड़ के पीट देते हैं और अपने आप को जी बलशाली समझते हैं और अपने अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने पीट दिया है। और अगर तुम इतने बलवान हो सर तो फिर अकेले अकेले, और अकेले लड़के जो है साबित बलवान हो। भीड़ में तो सर, भीड़ भीड़ में शिकार करके अगर आप ये सोचते हैं कि आपने जो है बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो इस पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो समय, लेकिन दलित जो है वो बदला लेने की नीयत से नहीं कर रहे हैं देश में काम। वो तो एक अच्छा स्वस्थ भारत चाहते हैं, एक अच्छी स्वस्थ सोच का भारत। तो वो तो बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि जितने संसाधन उनको मिले हैं उसके दम पे वो एजुकेशन लें, बिजनेस करें, अधिकारी कर्मचारी बने, डॉक्टर बने, जिनके देश के विकास में भागीदारी करें और अपने सोसाइटी को भी थोड़ा सा डेवलप करें। इकोनॉमिक जो जी है सशक्तिकरण की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी सोशल जो लंबे समय से, जिसको दूर सरकार ने नहीं किया, जिसको सरकार ने बिल्कुल दूर नहीं किया, उनकी आर्थिक स्थिति बदलने के लिए सरकार ने कोई इतना ठोस कदम नहीं उठाया। मैं तो जानता हूं जो पैसा उनके नाम का आता है वो पैसा पता बहुत सारी जगह लगता है या वो पैसा वापस चला जाता है, उनके पे खर्च नहीं होता है। तो क्योंकि वो नहीं चाहते ना। अच्छा सोचिए, जो लोग दलितों के चेहरे पे मुंह से नहीं देखना चाहते, दलित समाज को उसके बराबर के अधिकार दे, क्या वो सूरज वाघेला को वो चेयर पे बैठ उसको अधिकार, उसको उसके साथ जो है बैठ के काम करना पसंद करेंगे? क्या वो सूरज वाघेला के साथ जो है, सूरज वाघेला है उनका नाम, जी क्या सुरेश सूरज वाघेला। सुरेश सुरेश वाघेला के वाघेला। साथ क्या वो सुरेश वाघेला के साथ जो है अच्छे संबंध, जो है भाईचारे के संबंध स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैं दो चीजों पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। मैं अभी उत्तराखंड में हूँ, जी पिछले 2-3 दिन से उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ। एक जगह यहाँ पे कोल्टा, बस मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ कि सत्यहिंदी.com जो इसके फॉलोवर्स हैं और जो इसको सुनने वाले लोग हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं और उनको देश में क्या क्या होता है वो पता होना चाहिए। मैं जी उत्तराखंड में था, एक यहाँ कोल्टा हत्याकांड के नाम की घटना है। हुआ ये था, डोला पालकी, मतलब दलित जो है अछूत पालकी से नहीं जा सकता था। तो कुछ कुछ जी लोगों ने ये पालकी से जाना जो है वो ये प्रयास किया। तो गांव के स्वर्ण जाति के लोगों ने इसके विरोध में जो है उनके खिलाफ जो है एक पंचायत कर दी। तो वो डर की वजह से सब लोग जो बारात में गए थे वो एक घर में जो है छिप गए आके। तो ऊपर से वो घर जो है बंद कर दिया, अंदर से तो उन्होंने बंद किया था डर की वजह से, और जी ऊपर से उस घर को, उसके ऊपर की छत जो है वो हटा के, कच्चे मकान जो है पहाड़ी क्षेत्र में वंचित वर्ग के लोगों पे तो अभी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी है तो यही हाल है। जी बताते हैं कि चीड़ का और ये बहुत सारा केरोसिन वगैरह डाल के उसमें आग लगा दी और 14 लोग जिंदा जला दिए। उसमें जिंदा जल के मर गए। 3 दिन जी तक किसी ने उस लाश को भी नहीं बाहर निकाला। उस समय की जो वहां से आवाज उठाई, कुछ लोगों ने प्रयास किया, तब जाके लोकल प्रशासन ने, तब जाके 3 दिन बाद वो शव बाहर निकालने। जी हम किससे न्याय मांगे? इस प्रशासन से जी जो सरकार का गुलाम है, इस एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार का गुलाम है, किससे न्याय मांगे? कौन सा आयोग? आयोग में आज आप हालात देख लीजिए, आयोग को तो पावर ही नहीं है, एसएसटी आयोग को। वो तो जो है सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कुछ पद बना रखे हैं दलितों को खुश करने के लिए। आयोग को इतनी पावर नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दें। तो यहाँ दलित जो है इन मानसिक रोगियों के अत्याचार का शिकार हो रहा है और वो अपनी हक के लिए बात करने जाता है तो फिर वो नक्सली, माओवादी और तमाम तरह की वायलेंस और तमाम तरह का वो चंद्रशेखर पता नहीं क्या क्या उसको करके फिर उसको जेल में डाला जी जाता है, उस पर रासुका लगाई जाती है अन्याय के नाम पे उसके परिवार को। एक एक और मामला सर, आपने अगर सुना हो मुकेश जी, कल ही जी मुझे किसी एक बहन ने ट्वीट किया कि मेरा नाम ये है और मैं ब्राह्मण जाति से हूँ और मैंने एक चमार जाति के लड़के से शादी की है और मेरे पिताजी और पुलिस मिलके जो है ना उन्होंने मुकदमा दिया। हम लोग बालिग हैं, हम भैया साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया है। और वो पुलिस, वो उस बच्ची का बयान था, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, कि जी भैया जी पुलिस उनके साथ मिली हुई है, पुलिस किसी तरह से हमें वहां ले जाना चाहती है और अगर हम वहां जाएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। हम आजाद भारत में हैं सर, जी 71 साल हो गए हैं। एक पढ़ी लिखी और जो बालिग बेटी है, बहन है, वो अपने लिए वर नहीं चुन सकती और हम यहाँ कहते हैं कि देश में तो दलितों पे कहाँ अत्याचार हो, तो यहाँ समानता है, यहाँ तो सब अच्छा है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं। अगर हम आज
तो अपने दम पे सुरक्षित हैं, ना कि सरकार की दया पे। और मैं पिछले, आप देखिए, अभी एक मामला आपके संज्ञान में होगा सर कि जी इसमें राजस्थान में बस प्रदेश के नाम बदल रहे हैं। मैं उत्तराखंड गया अभी, अब एक 70 साल में पहली बार कोई दूल्हा जो है घोड़ी चढ़ा जी सर, आजाद भारत में हम। और भाईचारा और जी तमाम चीजों पे बात होती है। वो क्योंकि वो इसलिए चढ़ा क्योंकि भीम आर्मी से जुड़ा लड़का, वो आजाद समाज पार्टी से जुड़ा, और उसको लगा कि नहीं, मैं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं, रोटी की लड़ाई नहीं है सर, रोटी के बिना जी आदमी रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं जी सकता। सुरेश वाघेला का अपमान हुआ है, अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए सर। और अगर जाऊंगा गुजरात, तो फिर गुजरात में जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और सरकार जो है मजबूर कर रही है ना सर लगातार ये करके। और यही तो जी है ना, तो वो गुजरात मॉडल है जिसको मोदी में दिखाते हैं कि हम वही मनुस्मृति वाला भारत जो है गुजरात में बनाए हुए हैं। और अगर यही भारत आप पूरे देश में चाहते हैं आरएसएस के लोगों, तो सत्ता में बने रहो, झूठ वूठ बोल के और तमाम तरह की चीजें करके सत्ता में स्थापित रहो, लोगों को बेवकूफ बना। जी ये आपने सबसे सही सही बात उठाई है कि गुजरात मॉडल की बात होती है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा जाता है उसको। और बिल्कुल वहाँ यही बहुत प्रयोगशाला है। ज्यादा इस तरह के मामले बहुत आते हैं, हर जी हफ्ते 2 हफ्ते में एक मामला वहां से आता है। फिर हिंदुत्व की दूसरी प्रयोगशाला आपका उत्तर प्रदेश बन गई है, जहां हाथरस जी जैसे कांड होते रहते हैं। तो यहाँ सभी बीजेपी के शासन वाले राज्यों में इस तरह के दलितों के अत्याचार, दलितों पर अत्याचार और बढ़ गए हैं। तो ये क्या है, क्या हौसले बढ़ गए ऊंची जातियों के कि अब तो हमारा राज आ गया, हम जैसा चाहे जी कर सकते हैं? सर, ये लोकतंत्र का राज, आज सत्ता उनके पास है, कल नहीं रहेगी। तो फिर क्या उनका उनको उनको क्या उन पर शोषण होना शुरू हो जाएगा? नहीं। मुझे ये लगता है कि ये सोच जो है ना, ये सोच खत्म होनी चाहिए। और अगर अगर आज भी हम प्रगतिशील भारत की बात करते हैं, या हम प्रगतिशील सोच की बात करते हैं, हम प्रोग्रेसिव तबके की बात करते हैं, तो वो प्रोग्रेसिव तबका कहाँ है? मैंने देखा सर ना, एक बार अभी किसी प्रदेश में एक हथनी के साथ कुछ हुआ, एक हाथी जो पशु जो है हमारा, उसके साथ किसने छेड़खानी किया, उसको जो है को पटाखा वटाखा दिया, तो उसके जी गर्भ में जो जो बच्चा था उसकी सर बहुत दुखद है। मैं हम्म। बहुत निंदा करता हूं ऐसे लोगों पे विभत्स, सख्त। नृशंस, नृशंस है। लेकिन जी आप समझ रहे हैं, इससे बड़े बड़े हत्याकांड यहाँ हुए, लेकिन सिर्फ तबका चुप हो जाता है एकदम। जो है वो जो लोग रोज ही बता रहे, कहाँ कहाँ इस देश जातिवाद है, कहाँ यहाँ तो बस आरक्षण चाहिए है, वो रहा है, वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं। यहाँ रणवीर सेना ने 50 लोगों की एक दिन में हत्या की थी सर, गुजरात उसमें बिहार में। बिहार में। जी और को बच्चे निकाल के, जो मतलब पीठ चीर के महिलाओं के, और उनको तलवार की नोक पे। और लोअर जुडिशरी जहां रिप्रेजेंटेशन है, एफर्मेटिव एक्शन है, जहां मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के भी जज हैं, तो वहां से उनको सजा होती है, सुप्रीम हाई कोर्ट से वो बरी हो जाते हैं। 51 लोगों के नरसंहार का ये आरोपी कौन है, ना पुलिस को पता लगा, ना एडमिनिस्ट्रेशन को, ना सीआई को, ना ही कोर्ट को। तो हम यहाँ इस देश में, मैं अभी यूएनओ भी गया था, सरकार ने मेरी उस स्पीच को किसी भी कीमत पे यूएनओ में नहीं चलने दिया। मैंने इस पर कहा कि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में भारत के अंदर दलित असुरक्षित है, और असुरक्षा की भावना से दलित अपने आप में यहाँ घुट घुट के मर रहा है, और इसके परिणाम जो हैं बहुत घातक हो सकते हैं। मैं चाहता हूं, क्योंकि यूएनओ का मेंबर है भारत, तो यूएनओ जो है इस पे संज्ञान ले कि दलितों की इतनी बदतर स्थिति के लिए ये सरकार जिम्मेदार है। और क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, बोल नहीं सकते आप, जी अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी जी है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, चंद्रशेखर जी। आपकी याद ही है ना, उस डीएम को सम्मानित किया जी जाता है जो डीएम धमकाता है उसे, वो उसको नहीं हटाते हैं, बिल्कुल नहीं हटाते। तो ये ऊंची जाति के गौरव के नाम पे दलितों की हत्या नहीं चलेगी सर। और इसके इसके ना जी भीम आर्मी के लोग अच्छी तैयारी करके बैठे हुए, ऐसे लोग, सताने वाले लोग, मैं उनको पीटने वाला नहीं हुआ, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला व्यक्ति। लेकिन हाँ, मैं जी उनको जेल में जरूर भिजवाऊंगा, और उनको उचित दिलवाने के लिए अच्छी पैरवी करूंगा, मैं इसके लिए तैयार। जी चंद्रशेखर जी, हम देखते हैं अमेरिका में जब एक अश्वेत को बुरी तरह से मारा जाता है, मार डाला जाता है पुलिस के द्वारा, तो अमेरिका में जी इतना जी हंगामा होता है, दुनिया भर में हंगामा होता है, और भारत के भी एक वर्ग उस पर उबल पड़ता है। लेकिन रोज जी हमारे देश में ये घटनाएं होती हैं, यहाँ पर उबाल नहीं आता है, क्यों? सर, उबाल इसलिए आता ना कि हमें दुनिया में साबित करना है कि हम प्रोग्रेसिव तबका है।
हम भारत में बदलाव नहीं चाहते हैं, बेसिकली हम अपने घर में बदलाव नहीं चाहते, और हम बाहर दुनिया में ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोच लेके काम कर रहे हैं। हम नमस्ते ट्रम्प करा के यहाँ ये बताना चाहते हैं कि नहीं सर, आइए आप हमारे देश में देखिए हमारा देश कितना अच्छा है, हम दीवार लगा देंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि दीवार के पीछे जो है यहाँ जानवरों की तरह लोग जी रहे हैं, हम इसको छिपाने का काम करेंगे। तो हम गलत चीजों में सर इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं। हम एक उस सोच को देखिए, मैं एक चीज और मानता हूँ, ये जो शोषण है ये स्कूल में तो नहीं सिखाया जाता सर, बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, ये किसी जी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, ये जाति और ये सब चीजें कॉलेज और स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये सिखाई कहाँ जाती है? पहली पाठशाला, पहले अध्यापक माँ बाप होते हैं, समाज होता है, जहां से बच्चा तैयार होता है। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं बदलना है तो उन्होंने इस पर प्रयास नहीं किया। अगर हम अपने घर में कहें कि नहीं कोई जातिवाद नहीं होता है, हमें जातिवाद नहीं बांधना है, भाईचारा बना के रखना है, सब लोग समान हैं, तो मुझे लगता है सर ये जब हमें घर से सिखाया जाएगा तो बाहर से तो नहीं सीखने वाले। लेकिन जब हमें घर से सिखाया जाएगा कि ये नीची जाति के लोग हैं, ये नीची जाति का मोहल्ला है, ये ऊंची जाति, हम ऊंची जाति के लोग हैं, इनके साथ खाना पीना नहीं है, इनके साथ बैठना नहीं है, इनको मंदिर में नहीं घुसने देना है, इनको अगर ये मूछें नहीं रखेंगे तो उनके साथ मारपीट करनी है, ये घोड़े चढ़ जाएंगे तो उनके साथ मारपीट करनी है। बहुत। और एक उड़ीसा में सर गया, एक बच्चे ने फूल तोड़ लिया था, जी 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 40 परिवारों को सामूहिक बहिष्कार सहना पड़ा फूल तोड़ने पे। ये कौन सा भारत है? अभी मैं जब उत्तराखंड के बहुत लोगों से बात कर रहा था कि बताइए ना आपके यहाँ क्या क्या दिक्कत आती, तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया आज भी उत्तराखंड में बिटिया जो है शेड्यूल कास्ट की, वो दहेज में भेजी जाती है। अपर कास्ट की बच्चियों के साथ जब उनकी शादी होती है तो शेड्यूल कास्ट की एक बच्ची जो है भेजी जाती है उनके साथ, कि ये सेविका के तौर पे वो भेजी जाती है ये। और वो कहते हैं कि अगर एक वहां वो प्रोग्राम होते हैं जो उन्होंने ये परमानेंट किया है कि ये शेड्यूल कास्ट हो जाएंगे, और अगर वो नहीं बजाते तो कई बार तो ऐसे मामलों में हत्याएं हुई है, लेकिन उनको पीटा जाता है और उसके लिए कोई उनको वो नहीं दिया जाता, चाहे वो मंदिर का मामला हो, मंदिर में ढोल बजाना, या किसी शादी ब्याह में। तो क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जो है ना वो जो छुआछूत और वो मानसिक बीमारी की जो है ना, वो मानसिक बीमारी लोगों के दिमाग में बहुत गंभीरता से घर किए हुए है, और उसको बदलने के लिए ना किसी किताब पे कि आप क्या अधिकार हैं और आपके क्या कर्तव्य हैं, उनको किसी को नहीं पढ़ाया, ना किसी क्लास में पढ़ाया गया। अगर लोग सोचे ना सर, अगर लोगों को पता होगा कि भाई अधिकार ये है कि अपने जीवन को तो जी सकता हूँ, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं खुद कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25-26 दिया, तो मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, सबको अधिकार है अपने धर्म करने का। तो फिर मुझे कोई क्यों गाली देगा मेरे धर्म की वजह से? और मेरा धर्म है इंसानियत। तो इंसान इंसान जानवरों में जातियां होती है सर, इंसानों में नहीं होती। इंसान तो एक जैसा होता है, हाँ रंग का फर्क जी हो सकता है, ये एरिया के हिसाब से हो सकता है, लंबाई का फर्क हो सकता है, ये भौतिक परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है, भाषा का हो सकता है, उनका कल्चर का मामला है, ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इंसानों में जातियां नहीं होती। और लेकिन जब तक जाति है तो इस जाति का उत्पीड़न जो है वो सहना पड़ेगा। इसलिए ही तो बाबा साहब अम्बेडकर जाति विहीन समाज की बात करते थे, जी उन्होंने एनिलेशन ऑफ जी कास्ट लिखी, जाति का बीज नाश। जी जी चंद्रशेखर जी, एक सवाल है आपसे। आपने जी भी बड़ी जोरदार मूछें रखी हुई है। कभी सर, किसी ने टिप्पणी की आपकी मूछों पर? इतनी औकात नहीं है सर किसी की। सर देखिए ना, बिल्कुल सीधी सच्ची बात है, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ ना सर, ये तो कितना अच्छा वो है। देख सर, मेरे फादर यहाँ, जी मेरे फादर, मैं दिखा देता हूँ, मैंने ज्यादा मैं इस पे वो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये जी मेरे फादर की तस्वीर है सर, जी क्या आप इसे देख पा रहे हो? जी जी बिल्कुल दिख रही, बिल्कुल। सर देखिए, मुझे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल मैं और करीब ले बिल्कुल। जाता हूँ सर, हाँ, नहीं दिख रही है, बहुत ही दिख रही है सर? जोरदार मूछें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, तो बस ये जो है ना, ये मुझे सर जी एटीट्यूड की तो लड़ाई है सर, स्वाभिमान की, जी सम्मान की तो लड़ाई है सर। मैंने कहा ना कि अपमानित होकर नहीं जी सकता आदमी। और मैं तो जी बाबा साहब के स्वाभिमान के सिद्धांत को बहुत ज्यादा मानता हूँ। मुझे लगता है कि जी जिसका स्वाभिमान चला जाएगा उसका सब कुछ चला जाएगा। सोचे ना सर, अगर कोई किसी की, बिल- देखिए सर, ये कोई उसका क्या नाम, मर्दानगी का प्रतीक नहीं है मुझे। ये बिल्कुल। ये तो एक ये तो एक सिंबल है, ये तो मतलब एक आदमी की इच्छा की बात है कि वो क्या करता है, शौक है। वो कैसे जी कपड़े पहन, शौक है।
जी वो कैसे कपड़े पहनता है, वो ये कोई कैसे तय कर सकता है कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा। अब मैं सर ये टिप्पणी तो नहीं करूंगा कि महिलाएं छोटे कपड़े पहन के क्यों आती है, बताइए ना सर, ये क्या सोच है कि रेप जी के लिए महिलाएं जिम्मेदार है, लड़कियां जिम्मेदार है, वो छोटे कपड़े पहनती है। अरे कर्म के अंधो, आप लोग जिम्मेदार हो, जो उन अपनी आंखों को देखो, वो हमारी बहन बेटियां तो हैं। जी तो ऐसे ऐसे मानसिक रोगियों का इलाज नहीं है सर। और जो ये आजाद भारत, इसमें तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन यहाँ आज है बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ मंदिर में घुसने पे, अभी उत्तराखंड में एक बोर्ड भी लगा था सर, उस पर लिखा हुआ था गैर हिंदुओं बिल्कुल। उत्तराखंड में आना वर्जित। जी किसी के बाप का नहीं है, किसी के जी बाप का नहीं है देश, ये सबका देश है। हर हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म के व्यक्ति का खून शामिल है देश की आजादी की लड़ाई में। तो अगर बिल्कुल। सर चंद लोग, आरएसएस के चंद लोग, या फिर ये जिसको आप तथाकथित उच्च जाति के लोग कह रहे हैं, अगर ये करने लगे ना सर, तो मुझे लगता है कि फिर चंद्रशेखर की भी मूछें जो है कट जाएंगी। जी यहाँ भारतीय संविधान, और जब तक संविधान है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिया कि वो इस इस परंपरा को और ये तमाम तरह की ये जो उनकी छोटी सोच है, इसको लागू कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। जी। अब मुझे चंद्रशेखर जी, जी मैं एक बात और चंद्रशेखर कह जी। रहा हूँ सर, मैं तो बहुत जी समझाता हूँ, दलित समाज के लोगों में ये तमाम तरह की परेशानियों से बहुत आक्रोश है। जी और मैं उनको हमेशा ये समझाता हूँ कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला, हम बुद्ध लोग हैं। तो हम सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु नानक देव को, संत को मानने वाले लोग हैं सर। हम मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी को मानने वाले लोग हैं सर। हम हिंसा के समर्थक नहीं। लेकिन सर सेल्फ डिफेंस की बात से तो मैं पीछे नहीं हूँ। अगर कोई आपको पीटने आएगा या फिर मुझे काटने आएगा, तो कि हाँ, उसको सबक सिखाया जाए, उसको बताया कि स्वाभिमान के साथ अगर छेड़छाड़ खानी करोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैंने तो महिलाओं से कहता हूँ, मैं तो मंचों से कहता हूँ सर, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर कोई आपके सम्मान पे से छेड़छाड़ करे, या आपके जो है ना, आपके आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, या आपको गलत नीयत से छेड़ने का प्रयास करे, तो उस उंगली को काटो। कम से कम उसको जो है ना, उसके जैसे हजारों लोगों को सीख मिले जी कि ये नहीं करना किसी बहन के साथ। आज भी यहाँ रेप होते हैं सर, हत्याएं होती हैं, बहन बेटियां बिल्कुल। रात में नहीं निकल सकती हैं, किसी जाति धर्म की हो। अपनी बहनों को जी अकेले नहीं भेज सकते सर। आजाद भारत है सर। और अब जी आजाद भारत है, अपना भारत है सर, जिंदाबाद तो कहना पड़ेगा। जी जी अपना देश है ना बिल्कुल। सर, तो कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि हाँ, हाँ हम लोग सताए इस जा रहे हैं, हाँ हम जी लोग जो है एक एक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और बहुत मुश्किल में है, लेकिन ये समय बदलेगा सर। हम लोग मेहनत जी कर रहे हैं, समय बदलेगा। जी बिल्कुल बदलेगा। चंद्रशेखर जी, अब मैं थोड़ा-सा उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी बीजेपी ने जी जी। चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसा लगता है कि उसमें घबराहट भी है, जो कुछ परिस्थितियां हैं। और आप तो जानते हैं कि उनके पास ब्रह्मास्त्र है हिंदुत्व का, हिंदू सर मुस्लिम पोलराइजेशन का। ऐसे में इस सर बार आपकी पार्टी क्या भूमिका अदा करने जा रही है? सर मैं सहमत हूँ कि बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी उत्तर प्रदेश में। सर वो यही तो कर रहे हैं, वो चुनाव ही तो लड़ते हैं। बाकी परेशानियों से तो देश ही लड़ता है। कोरोना हो या कोई भी वेंटिलेटर हो या ऑक्सीजन, से तो गरीब व्यक्ति लड़ता है। इससे तो विपक्ष के लोग लड़ते हैं, वो तो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, और वो सिर्फ है इसलिए यहाँ सत्ता में बने रहे, चुनाव लड़ते रहे। लेकिन मुझे लगता है सर, जितना बुरा समय उत्तर प्रदेश ने पिछले 4 साल में देखा है, 4 साल जो से अब जो टाइम हुआ है, और योगी जी आदित्यनाथ जी के समय में, मुझे लगता है इससे बुरा समय शायद प्रदेश ने नहीं देखा। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह से ठोक दो की नीति पे अपने विपक्ष के लोगों को ठिकाने लगाने का काम हुआ, जिस तरह से इनकाउंटर हुए हैं, और कुछ इनकाउंटर तो फिल्मी हो गए सर। किसी को पकड़ के लाते हैं जी और थोड़ी देर में कैमरामैन रोके जाते हैं, मीडिया रोकी जाती है, गोली लगती है और खबर आती है कि भागने का प्रयास करा। ये जो फिल्म कहानी चल रही है ना, तो ये सब फिल्म तो जो है ना, वो कभी रियल तो नहीं हो, उसका तो एंड जी निश्चित है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भी जो है ना, वो एंड अब निश्चित है। जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। और आप ये भी देखिए, जा रहे हैं, जा रहे हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आम आदमी से किससे नहीं मिल रहे हैं। और वो दूसरे लोग कह रहे हैं कि आप जो है विपक्ष के लोग या आम आदमी कोई जो है ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है उसको ना तोड़े, उसको फिजिकल डिस्टेंस को बना करके खुद वो 100 लोगों के साथ जाके प्रेस में खड़े हो। तो जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है कानून को ना माने, और जहां आम आदमी के लिए भी
रोटी के लिए भी परेशान हो, उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का सपना दिखा के उस उत्तर प्रदेश को जंगल प्रदेश बना देने वाले उस भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं को सबक सिखाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और आप ये भी देखिए ना, इससे बुरा क्या होगा, भीम ये आर्मी हिंदू का धर्म के क्या रोल ठेकेदार, होगा? ये भीम हिंदुत्व के आर्मी का रोल ठेकेदार क्या? देखे ना। जी मैं बता जी रहा हूँ, ये हिंदुत्व के ठेकेदार, जहाँ हिंदू धर्म में ये क्रिमिनेशन, अंतिम संस्कार को एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का वो दिया गया है। और इसमें ये भी कहते हैं कि बेटा जो है ना, बेटा मुखाग्नि पिता को, मतलब एक वो पूरा कल्चर जो है उन्होंने जी एक बिल्कुल। लंबे समय से इन्होंने वो किया है। लेकिन आप देख रहे हैं 2000 से ज्यादा रेत में दबाई गई, कुत्ते उनको नोच रहे हैं, चादर उनके ऊपर उठा दी गई, मीडिया ने दिखाया तो वो चादर हटानी शुरू कर दी कि रेत के रंग ना दिखाई दे। तो भीम आर्मी का रोल ये है सर, भीम आर्मी भारतीय संविधान को मानने वाले जो लोग हैं वो भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारतीय संविधान के विरोधी हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सिर्फ वोट ठगने के लिए कर, एक बात को नहीं मानते। लोगों के खिलाफ भीम आर्मी ने मोर्चा खोल लिया है कि हम लोगों ने पंचायत चुनाव के बाद से हम लोग लगे हुए हैं, अभी वर्चुअल मीटिंगें चल रही है, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। इसके साथ पंजाब और यूपी में चुनाव, तीनों जगह पे मैं लगातार दौरे कर रहा हूँ। और वहाँ कैडर जो है सर, कैडर का काम स्टार्ट करके बूथ कमेटियां हम लोगों ने तैयार कर ली, काफी हद तक कमेटियां तैयार कर चुके। इसका रिजल्ट पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला कि संसाधन विहीन आजाद समाज पार्टी जो 1 साल की पार्टी हो, जिस 1 साल में सर 7 लॉकडाउन था, वो पार्टी जो है ना उसने एक बड़ी वोट जो है सर हासिल की। और ये साबित किया कि गरीब जनता जो है, जो त्रस्त जनता है, वो आजाद समाज पार्टी भरोसा कर रही है। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकें और एक अच्छी जो है सरकार बनाएं। और उसमें सर उनको रोकने के लिए अगर किसी की मदद लेनी पड़ी, मैं पहले भी कह चुका हूं, या किसी को मदद करनी पड़ी, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं अपने उत्तर प्रदेश से प्यार करता हूं। और जो हश्र इस सरकार में हुआ है सर, भूख से लोग मरे, वैक्सीन नहीं मिली, बेड नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला सर। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को भर्ती कराया, ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे। और किस तरह से लोग तड़प तड़प के मर के, उनके आंसू की कदर करते हुए सरकार को हम लोग सत्ता से इस बार जो है बाहर करने का काम करेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने कमर कस ली है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा, मैं खुद साइकिल यात्रा पर निकलूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में, मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए गांव गांव जाके वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनमें सर राजनीतिक चेतना और राजनीतिक वोट की ताकत की, वोट की ताकत को, और ये बताने के लिए कि अगर ये सरकार की जगह हमारी सरकार यहाँ होती उत्तर प्रदेश में, तो हम प्रयास ये करते कि जैसा मैं लगातार कहता हूँ कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, ये 7 चीज ऐसी हैं जिनकी गारंटी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि ये सरकार इसलिए बनती है कि सातों चीजें प्रदेश के हर व्यक्ति को प्रोवाइड कराई जाए। जबकि राजनीतिक दल और सरकारें ये इस तरह का ढोंग करती हैं, इस तरह की बातें बनाती है कि ये बहुत बड़ा काम किया घर देके। तो मैं ये इन सातों चीजों को हम लोग आम आदमी तक पहुंचाने का काम करेंगे अगर जनता हमें अवसर देगी। और बेसिकली हम लोग गांव देहात में जाके ज्यादा काम करने का काम करेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत समस्याएं हुई। जी, आपने कहा कि आप लोगों का साथ देंगे भी और लेंगे भी इस काम में। क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जो है ब्लूटूथ शायद काम नहीं कर रहा, मैं दोबारा इसको पैच कर लेता हूँ, मुझे आवाज कम आ रही थी। जी, अब सुन पा रहे हैं मुझे? जी बस अभी नहीं आई है आवाज। जी हो गया, बताइए। जी, मैं ये कह रहा था, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी कोई तालमेल की गुंजाइश है? क्योंकि दलितों के वोट बटेंगे, वो भी दलितों के वोटों की दावेदारी करती हैं, आप भी उनमें काम कर रहे हैं, तो ये कैसे हो फिर? मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। अब देखिए सर, आ रही है क्या? हाँ आ रही है। जी मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल गुंजाइश है, पूरी गुंजाइश है। और मैं तो स्वागत करूंगा अगर बुआ जी इस कदम को उठाती हैं। मगर सर मुझे ये कहना है, जब आपने बात छेड़ी और आपने छेड़ दी सबसे पहले बुआ जी के बारे में, मुझे सर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बुआ जी जो हैं वो किसी परेशानी में, मुझे लगता है कि उनके परिवार ने उनको कैद किया है।
या कोई ऐसी बात है जो नहीं बता, क्योंकि अगर कोई भी आदमी चुनता है अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी तो वो एक अच्छे और विश्वसनीय व्यक्ति को चुनता है, वो कमजोर सिपाही पे कभी दांव नहीं खेलता। तो क्यों जो है बहन जी ने ये, बुआ जी ने जो ये निर्णय नहीं लिया कि वो चंद्रशेखर को साथ लेके आती। मैंने काफी बार प्रयास किया, लेकिन अगर अब भी मेरी तरफ से रास्ते खुले हुए, अगर वो गठबंधन के लिए कहेंगी तो मेरी तरफ से रास्ते खुले हुए, मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा। और अगर वो नहीं करती तो फिर हमें तो अपनी लड़ाई लड़नी है सर, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष की भी एक बहुत अहम होती है जी। तो वो अहम भूमिका तो अदा करनी है, क्योंकि हमारी राजनीति सिर्फ ये नहीं कि हम वोट की राजनीति करें, हम तो पूरे 5 साल फील्ड में रहते हैं, चुनाव खत्म होने से अगले दिन, और पहला ही चुनाव है सर, चुनाव खत्म होने से अगले दिन से लेकर चुनाव होने तक, मतलब 24 घंटे 7 दिन वाले हम लोग हैं। तो हमारा तो काम ये है कि हम लोग जनता की सेवा में रहते हैं, और राजनीति ये है कि हम उनकी सेवा करें, और जो तमाम तरह के अधिकार जो उनके लिए नीतियां बन सकती है। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में नहीं है तो आप अपने लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो सरकार के पास है। कानून सरकार बनाती, जैसे सरकार ने कानून बनाया कि एस्मा लगा दिया उत्तर प्रदेश में कि 6 महीने कोई हड़ताल नहीं करेगा, हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। या जैसे उन्होंने कानून बनाया कि अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो 1,000 या 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, और अगर दूसरी बार पकड़ा जाएगा 10,000 रुपए का जुर्माना। अब ये कानून बन गया है, अगर कोई इसके अगेंस्ट जाता है या कोई 2 बार पकड़ा जाता है उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कानून है, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ये सिस्टम में बैठे लोग, लेकिन कानून बनाने की ताकत तो मैं अगर मेरे हाथ में पावर आएगी तो मैं कानून बनाऊंगा कि अगर कोई दलितों को या वंचित वर्ग किसी व्यक्ति को सताएगा तो उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि भविष्य में दोबारा कोई ये करने से पहले सोचेगा। और हम लोग काम करेंगे हॉस्पिटल पे, जो हमारी प्रायोरिटी है। हम स्कूल पे काम करेंगे। आप बताइए, सब कुछ खुला लेकिन स्कूल नहीं खुला, बुनियाद कमजोर हो रही है। जो लोग किराएदार हैं उन पे रोजगार नहीं है, लॉकडाउन सरकार ने लगा दिया है, वो बेचारे भूख से मर रहे हैं, मालिक को किराया नहीं दे पा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। उसके अलावा जो प्राइवेट जॉब के जितने लोग हैं वो, क्योंकि सब बंद हो गए हैं, वो भूख से परेशान हैं, वो किराया नहीं दे पा रहे हैं, वो जा नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल के लोग जो हैं, प्राइवेट स्कूल के लोग बच्चों से फीस मांग रहे हैं उनके माँ बाप से, और ऐसे हाल में जनता पिस रही है उत्तर प्रदेश में। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, बिजली के दाम देख लीजिए। बिजली तो उत्तर प्रदेश में सोनों के तारों में आती है योगी जी के राज में। तो पूर्ण रूप से महंगाई की मार है और जनता जो है वो लाचार है। इस सरकार को बदलने के लिए मैं पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में लगूंगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी, आपने बहुत ही बेबाक ढंग से हमसे बातचीत की, और आपसे बातचीत करना हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है। आपने समय निकाला सत्य हिंदी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लगता है कि पूरे देश को अभी आप जैसे और भी 10-20 चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है, जो पूरे देश भर में, क्योंकि आप पूरे देश भर में घूमकर लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो अपने जैसे लोग खड़े कीजिए ताकि एक मूवमेंट खड़ा हो। और हर प्रदेश में सर भीम आर्मी के माध्यम से एक चंद्रशेखर नहीं सर, सैकड़ों हजारों चंद्रशेखर हैं जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, ये वो लोग हैं जो सरकार ने बेरोजगार किए, क्योंकि नौजवानों के लिए सरकार के पास रोजगार नहीं, उनके सपने कुचले जा रहे हैं सर। वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं देश के लिए, लेकिन उनके लिए, और फिर ये संविदा आउटसोर्सिंग के नाम पे सर रिजर्वेशन और तमाम तरह के अधिकारों से भी जो है नौजवानों को जो सरकारी सेवा करना चाहते हैं, जिसके लिए माँ बाप ने अपना पेट काट के उनको पढ़ाया, उनसे वंचित किया जा रहा है। सत्यहिंदी.com के सभी दर्शकों को सर बिलेटेड बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। और आप सब अभी, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है सर, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, और देश में आरएसएस और बीजेपी नाम का फंगस भी सर लग गया है। तो इसलिए जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग सुरक्षित रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु, और आपके परिवारों के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, अपने देश के लिए, अपने सभी प्रदेशों के लिए और सभी देश जनों के लिए, और विपक्ष के लोगों के लिए भी सर, इनको भी सद्बुद्धि मिले, और आलोचकों और सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि सब लोग सुरक्षित रहे, सबके परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।